लीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए काफी बेहतरीन अच्छे प्रश्न है। लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 302 नंबर से स्टार्ट है। आपसे पूछा गया है सही विकल्प का चयन करें। चलिए यहाँ पर 302 नंबर का देखिए कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 302 नंबर से स्टार्ट है। आपको जवाब देना है सही विकल्प का चयन करें। ग्राम सभा के सदस्यों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में सीटों का चक्रीय आरक्षण फिर शुरू हो गया है। खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर क्या है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में जो सीटों का चक्रीय आरक्षण फिर शुरू हो गया है। और यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। यहाँ पे राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। और ये वाला देखिए आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं है, यहाँ पर आपका होना चाहिए था क्षेत्र, तो आपके ये सही हो जाता है। इस तरीके से आपका विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, लिखा हुआ है आजादी से पहले उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय स्वशासन था। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। नगर निगम का मेयर बनने के लिए व्यक्ति को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए और विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। नगर निगम का जो बजट जिलाधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है, ये आपका गलत दिया गया है। और यहीं पर आपसे पूछा गया गलत विकल्प बताइए। नगर निगम का जो बजट है आपका नगर आयुक्त के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? नगर आयुक्त के द्वारा तैयार किया जाता है। इसलिए आंसर जो आपका होगा यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर गलत आपका दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा गलत विकल्प है। 304 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। और क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष है आपका, लिखा हुआ ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। तो क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष है आपका, यहाँ पर क्षेत्र पंचायत, देखिए क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष की बात हो रही है तो ग्राम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए था क्षेत्र। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगर ये लिखा होता तो सही हो जाता, इसलिए विकल्प आपको यहाँ पर भी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था, ग्राम स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 306 नंबर का आपको बताना है, गलत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विकल्प नंबर बी, जिला पंचायत के सचिव जिला अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिला पंचायत सचिव होते हैं, ये मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये पॉइंट आपका लिखा हुआ है यही आपका गलत दिया गया है। जिला पंचायत के जो सचिव है मुख्य विकास अधिकारी कहिए या पंचायती राज अधिकारी, दोनों में कोई एक होते हैं। यहाँ पर आपका सचिव जिलाधिकारी नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला पंचायत के जो आपके सचिव है मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा ही आपका किया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस समिति ने उत्तर प्रदेश में पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण की सिफारिश की। तो यहाँ पर आपका किया था, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो यहाँ पे आंसर आपको लगाना होगा भोलानाथ तिवारी समिति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप दे सकते हैं बलवंत राय मेहता जो है भारत सरकार के द्वारा था आपका यह 1957 में, लेकिन यहाँ पर जब आपसे यूपी का पूछेगा तो आपको भोलानाथ आपको लगा के आना है, भोलानाथ तिवारी समिति। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका विकल्प लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विकल्प नंबर सी लिखा है पंचायती क्षेत्र में संपत्ति का रखरखाव विशेष रूप से जिला पंचायत के द्वारा किया जाता है। ये जो कि आपका गलत है, क्योंकि पंचायत क्षेत्र में जो संपत्ति का रखरखाव है वो ग्राम पंचायत भी आपका है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत भी आपका है, साथ में ग्राम पंचायत के बाद साथ में आपका क्षेत्र पंचायत भी है, क्षेत्र पंचायत भी है, आपका जिला पंचायत भी है ना। सामूहिक रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर केवल यहाँ पर जिला पंचायत की वजह से आपके ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आप दे सकते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, यूपी विधान परिषद की जो पहली बैठक है 29 जुलाई 1937 को हुई थी, जिसमें क्रमशः यहाँ पर लिखा हुआ है विधान परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे
तो उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात हो रही है तो बेगम एजाज रसूल लगाना होगा आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो काफी सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यह आपका विधान परिषद अस्तित्व में आती है और इसकी जो पहली बैठक है 29 जुलाई 1937 को होती है, 29 जुलाई 1937 को होती है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए पहले 60 पद से 72 हो गए थे आपके। इस समय वर्तमान में अगर देखेंगे तो विधान परिषद के कितने सदस्य हैं, 100 सदस्य हैं आपके। टोटल कितनी सीटें हैं, 100 है। 10 यहाँ पर देखिए विधान परिषद की अगर हम बात करेंगे तो 10 सदस्य आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, 38 आपके जो सदस्य हैं विधान सभा के द्वारा चुने जाते हैं और 36 सदस्य आपके स्थानीय निकाय के द्वारा, 8 सदस्य शिक्षक के द्वारा और 8 सदस्य स्नातकों के द्वारा। सर सीताराम जो है विधान परिषद के अध्यक्ष थे प्रथम, सर सीताराम। चलिए अगला प्रश्न बताइए। औपचारिक रूप से गठित होने पर उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में तो यहाँ पर आपके थे श्री न्यायमूर्ति एपी मिश्रा, विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की वर्तमान संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर अभी हमने जस्ट बताया था 8 जो सदस्य हैं आपके, है ना, 8 सदस्य आपके शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, यहाँ पर 16 दे रखा है इसलिए गलत है, यहाँ पर आपका 8 होना चाहिए था, अभी जस्ट हमने बताया था। अगला प्रश्न बताइए। बाबरी मस्जिद राम जन्म स्थान के विनाश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को हटा दिया गया था और उत्तर प्रदेश में उस समय राष्ट्रपति जो शासन लगाया गया था कौन से नंबर का था? तो ये आपका था 7वें नंबर का था, आपको याद रखना है 7वें नंबर का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। आजादी से पहले यूपी विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर देखिए उपाध्यक्ष की बात हो रही है तो उपाध्यक्ष आपके थे अब्दुल हकीम। यहाँ पे आंसर क्या होगा? अब्दुल हकीम आपको लगा के आना है। 313 नंबर का यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगर हम पहले विधानसभा के अध्यक्ष की बात करते तब आपको राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन लगाना, ये उपाध्यक्ष पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अगर हम अध्यक्ष पूछते, जैसे इस प्रश्न में देखिए अगले प्रश्न में आपसे अध्यक्ष पूछा गया है तब आपको आंसर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन लगाना। अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष में क्वेश्चन घुमाएगा तो आपको ऑप्शन भी विशेष ध्यान से आपको लगा के आना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये आपका लागू हुआ था 1968 में, 25 फरवरी 1968 को आपका लागू किया गया था। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई थी? तो ये आपका आया था भारत सरकार अधिनियम, अभी हमने जस्ट बताया था 1935, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया। इसका गठन 1937 में हुआ। विधान परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई थी। सभापति सर सीताराम थे। उपसभापति की बात करेंगे बेगम एजाज रसूल थी। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के कृत्यों का जो विस्तार है किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार ये उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। आर्टिकल नंबर 321 जो है लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर याद रखना है 321। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना, एक कार्यवाहक राज्यपाल वह व्यक्ति होता है जो राज्यपाल की भूमिका में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में गणतंत्र के बाद अब तक कितने कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति की जा चुकी है? तो यहाँ पर टोटल आपके 2 ही हैं, है ना। कितने राज्यपाल? 2 हैं आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं गणतंत्र भारत के इतिहास में 2 कार्यवाहक राज्यपाल रहे, एक न्यायाधीश शशिकांत वर्मा और डॉक्टर अजीज कुरैशी, ये 2 उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल हैं। इस प्रकार गणतंत्र भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश के 2 कार्यवाहक राज्यपाल हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। उत्तर प्रदेश में किसी भी समय विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है किसे है? तो उत्तर प्रदेश में देखिए अगर विधानसभा की बात होगी तो यह राज्यपाल के ही पास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। संयुक्त प्रांत के अंतिम गवर्नर जनरल और उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल एक ही व्यक्ति थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है संयुक्त प्रांत के अंतिम गवर्नर जनरल और उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल एक ही व्यक्ति थे, वो कौन थे? आपको नाम बताना है और आंसर हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है डी नंबर फिरोज शाह मोदी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारत के गणतंत्र बनने के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा राज्यपाल कौन था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा आपसे राज्यपाल पूछा गया है तो ये आप कहते हैं कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, विकल्प आपका जाएगा बी नंबर के साथ।
पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कितनी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो इन्होंने दोस्तों 4 बार किया, याद रखिएगा 4 बार। अगर महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे यूपी में तो आपकी सुचेता कृपलानी और यहाँ पर मायावती, दो ही आपकी है महिला मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रभानु गुप्ता और एनडी तिवारी ने भी 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, ठीक है ना। साथ में आपको ये भी जानकारी रखना है। और चलिए, यहाँ पर आजादी से पहले राज्य के पहले मुख्यमंत्री अहमद सईद खान थे और आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, विकल्प नंबर सी को ध्यान से देखिए, नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी आपके उत्तराखंड के थे मुख्यमंत्री, आपके 2000 जब जैसे आपके नया आपका राज्य बनता है तभी बनते हैं, आपके पहले मुख्यमंत्री थे। तो यही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है वे कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, वो आपके दो ही आपके हैं मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह। विकल्प आपका जाएगा बी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही है, चौधरी चरण सिंह आपके भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा 5वें नंबर के थे। और वीपी सिंह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह आपके 7वें नंबर के थे। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म का नाम क्या है? इनके जन्म का नाम था अजय सिंह बिष्ट। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया। यहाँ पर बताना है उन्हें किस वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1991 में। विकल्प आपका जाएगा डी नंबर के साथ। निम्नलिखित में से किसने 2 बार से अधिक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो अगर 2 बार से अधिक की हम बात करेंगे तो आपके हैं चंद्रभानु गुप्ता। ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। यहाँ पर विकल्प आपका ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। हाँ चलिए, यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? अभी हमने बताया था सुचेता कृपलानी। आंसर जाएगा विकल्प सी नंबर के साथ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, 1866 में हुई थी। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका को यहाँ पर आपका 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका कौन कौन से हैं। एक उत्तर प्रदेश व्यवहार न्यायिक सेवा है, एक उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा है। उत्तर प्रदेश व्यवहार न्यायिक सेवा में मुंसिफ और सिविल न्यायाधीश शामिल होते हैं और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में सिविल और सत्र न्यायाधीश शामिल होते हैं। इस प्रकार से आंसर जाएगा आपका 2 नंबर के साथ। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा यानी दलदली हिरण की आयुसीएल संरक्षण स्थिति क्या है? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा सुभेद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या था? तो देखिए, पहले जब एक ही में था, विभाजन नहीं हुआ था, उससे के पहले जो आपका था ब्रह्म कमल था, ठीक है ना। जब अलग हो गया तो पलाश आपका हो गया, है ना, यूपी का। तो पहले आपका ये ब्रह्म कमल ही आपका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम आपका है ग्रस एंटीगोन। याद रखिएगा, जो सारस पक्षी आपका है सारस, इसका सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रस एंटीगोन। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर लिखा रूसेवर्स डुओसेल, ये बारहसिंघा या दलदली हिरण का वैज्ञानिक नाम होता है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है ना, बारहसिंघा। और बोस जो गौरस आपका है, ये गौर या भारतीय बाइसन का वैज्ञानिक नाम है, ये गोवा का राजकीय पशु है। मोस्कस क्राइसोगास्टर की बात करेंगे, ये आपका अल्पाइन कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है, ये उत्तराखंड का राजकीय पशु है। तो उत्तराखंड का आपका ये है, गोवा का आपका ये है, और ये आपका यूपी का है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका चीतल होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पर बताना है रिक्त स्थान है जिसे जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा पलाश, है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प लगा दिए तो आपको समझ जाना है पलाश, और जिसे हम जंगल की ज्वाला के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है तो अभी हमने बताया था गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 17। विकल्प आपका डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? तो ये जन्मस्थली अगर आप बात करेंगे मूर्तिकला की तो आंसर जाएगा मथुरा के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का जो प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका 21 नवंबर 2011 को, याद रखिएगा। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा एक सही नहीं है? आपको देखिए बताना है कौन सा इनमें से सही नहीं है। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश ने में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक ही निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है ना। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर देखिए, अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, बाकी तो सब सही है। हाँ, नगरों को एक निगम की हैसियत से राजनीतिक कारणों दी जाती है, आपका हाँ गलत है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा 24 जनवरी, विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के आपके कानपुर शहर में है इनका जन्म स्थान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर होगा। इलाहाबाद यानी आप प्रयागराज, प्रयागराज अब इसका नाम हो चुका है, पहले इलाहाबाद था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की अगर हम बात करेंगे तो ये किया था आपका लियाकत अली ने किया था। आंसर जाएगा बी के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? हाँ, यहाँ पर देखिए आपको बताना है उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 यानी 1989। ऑप्शन सी। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था आपका लेखपाल के द्वारा। आंसर जाएगा विकल्प सी के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? देखिए यूपी में जिले तो आपके 75 हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मंडल की बात करेंगे तो आपके 18 मंडल हैं। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे? देखिए चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करेंगे मुठभेड़ में कहां पर, ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद। आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ। 48 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। विख्यात भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है? भारत माता मंदिर की अगर हम बात करेंगे ये आपका वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो समर्पित है, यहाँ पर ऋषि लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऋषि यानी यहाँ पर व्यास, ऋषि व्यास को समर्पित है। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की जो स्थापना है आपकी 1976 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग है संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। कहां पर पाए गए हैं? ये आपके पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जौनपुर शहर की अगर हम बात करेंगे तो जौनपुर शहर की स्थापना जो की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन कितने हुए, तो दोस्तों याद रखिएगा आपके कांग्रेस के अधिवेशन 9 हुए हैं। 54 नंबर का यहाँ पर आंसर होगा आपका बी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप दे सकते हैं कौन कौन से आपके हुए हैं कांग्रेस के अधिवेशन, आप दे सकते हैं 9 अधिवेशन आपके हैं। इलाहाबाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरठ लखनऊ है ना, इनको एक एक बार काउंट कर लेंगे तो आपके 9 हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 ही तो हैं है ना, 9 ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कांग्रेस के पहले लखनऊ की अध्यक्षता किसने की थी। अभी जस्ट हमने बताया था लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो लखनऊ का आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोमेश चंद्र दत्त है ना, ये आपके 1899 में किया था। तो यही आंसर आपको लगा देना है। लखनऊ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, आगरा में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? चलिए यहाँ पर देखिए 356 नंबर जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? आगरा में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहां पर किया था? आंसर जाएगा प्रयाग। ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? हाँ बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पे आपका वाराणसी से होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ताम्र पाषाण काल के प्रमाण ये आपके मेरठ और सहारनपुर में मिले। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश संबंधित है? तो आंसर आपका यहाँ पर सही होगा आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में लौह युग के संदर्भ में
है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में लौह युग के संदर्भ में लौह सामग्री और भट्टियां पाई गई थी, ये कहां पर पाई गई थी? हस्तिनापुर। आंसर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। देखिए, लौह युग के संदर्भ में लौह सामग्री और भट्टियां जो पाई गई थी हस्तिनापुर में पाई गई थी। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयाजसा अयाजसा के नाम से जाना जाता था? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? और आंसर हमारे बीच आ चुका है ना, बिल्कुल सही है, अयोध्या। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। मानव दफन की शुरुआत जो है किस काल में हुई थी? मानव दफन की जो शुरुआत है ये आपकी मध्य पाषाण काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। काशी की, देखिए यहाँ पर बताना, काशी की राजधानी थी, तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, प्राचीन काल में किस शहर का नाम अवंतिका था? प्राचीन काल में किस शहर का नाम अवंतिका था? तो ये आंसर जाएगा आपका उज्जैन के साथ। ऑप्शन नंबर आपका ए है, एमपी में पड़ता है उज्जैन आपका। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता आपका स्थल जो है स्थित है? हाँ, यहां पर आंसर क्या होगा? हाँ, पहला ही विकल्प आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। विकल्प आपका ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल के प्रमुख नदियां कौन सी थी? उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियां आपकी गंगा और सरस्वती। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता था? देखिए, दोआब क्षेत्र की बात हो रही है, दोआब क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता था? यहाँ पे आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। कुरु साम्राज्य का जो विस्तार है, कुरु साम्राज्य का जो विस्तार है, ऋषि स्थान है, लिखा हुआ है से दिल्ली और थानेश्वर तक हुआ, तो आंसर आपका होगा यहाँ पर मेरठ। यानी मेरठ से दिल्ली और थानेश्वर तक हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहां पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के सभी प्राचीन राज्यों में सबसे विकसित राज्य था? सबसे विकसित राज्य की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका था पांचाल। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। कुरु की राजधानी क्या थी? है ना, अभी हमने बताया था कुरु की राजधानी हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है। भगवान राम की कथा किस वंश से संबंधित है? भगवान राम की जो कथा है आपकी किस वंश से संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश। आपका आंसर सही होगा सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर आपको बताना है, देखिए इच्छाक वंश जो आपका है ना, इच्छाक वंश को आप सौर या सूर्य वंश भी कहते हैं, है ना, यहाँ पर आप सूर्य वंश भी कहते हैं इसी को, है ना, सूर्य वंश भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना, सूर्य वंश भी कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश को किस धर्म का पालना कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में कितने शिष्यों को दिया था? कितने शिष्यों को दिया था? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा 5। 5 शिष्यों को दिया था। अगला प्रश्न बताइए, किस तीर्थकर ने उत्तर प्रदेश में कैवल्य को प्राप्त नहीं किया था? किस तीर्थकर ने उत्तर प्रदेश में कैवल्य को प्राप्त नहीं किया था? आंसर जाएगा यहाँ पर आपका महावीर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे महावीर स्वामी। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो आपके 8 महाजनपद थे आपके, है ना, यहाँ पर बताना 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर आपका यहाँ पर होगा अगुंतरा निकाय। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ है ऋषिस्थान है का महाजनपद अपने महीन सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। महीन सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। आंसर जाएगा आपका यहाँ पर वत्स। वत्स महाजनपद अपने महीन सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को गंगा नदी के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? 379 का। और यहाँ पर हमारे बीच आंसर आ चुका है 379 का, और जो कि आंसर दिया गया है पांचाल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 79 का सी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? अभी जस्ट हमने बताया था 8। ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुषाण काल के दौरान जैनियों के लिए एक समृद्ध केंद्र था? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा विकल्प आपका बी मथुरा। मथुरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? तो आगरा शहर की जो स्थापना है ये आपकी किया था सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1394 में सरकी वंश की नींव रखी थी? 1394 सरकी जो वंश है इसकी नींव रखी थी मलिक सरवर ने। किसने रखी थी? मलिक सरवर ने रखी थी। 82-83 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए, 1479 में क्या हुआ था, इसे जीतने के बाद सुल्तान सिकंदर लोधी ने आखिरकार सरकी वंश का अंत कर दिया। सरकी वंश का जो अंतिम शासक आपका था वो आपका हुसैन शाह था।
अगला प्रश्न बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सरकी वंश का अंतिम शासक आपका कौन था? हुसैन शाह था। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसके संस्थापकों से सही सुमेलित है? मतलब कौन सा शहर आपका सही सुमेलित है? जौनपुर की बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक सही है। आगरा शहर सिकंदर लोधी। बदायूं में अगर जामा मस्जिद की बात करेंगे इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित की थी? और यहां पर आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित की थी? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा दौलताबाद। विकल्प आपका यहां पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक यहां पर आपको बताना, देखिए दौलताबाद आपको पता होना चाहिए कहां पर है, महाराष्ट्र में। दौलताबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न बताइए, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यहां पर अभी हमने बताया था हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन था। यहां पर आप दे सकते हैं, है ना। और सरकी वंश का अंतिम शासक था। और यहाँ पर देखिए हुसैन शाह अंतिम था, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महबूद महमूद शाह, ये आपके देखिए सरकी वंश के शासन का क्रम है। और हुसैन साहब के अंतिम थे। अगला प्रश्न बताइए, निजामुद्दीन औलिया दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बिछा चुका है मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही। देखिए अकबर ने आपका करवाया था बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब आपका अकबर है ना। बिल्कुल सही है। जौनपुर शहर तो फिरोज शाह तुगलक था। अलाई दरवाजा की अगर हम बात करते हैं, अलाई दरवाजा और हौज की खास, ये सब आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, तो बी नंबर होगा इसका। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में सल्तनत काल के संदर्भ में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका इब्राहिम शाह सरकी। विकल्प आपका जाएगा बी के साथ। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? देखिए आगरा के लाल किला भी हमने बताया था। आगरा का जो लाल किला है 389 नंबर का, देखिए आपको जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर जवाब हमारे बिछा चुका है, अकबर ने बनवाया था, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते यहाँ पर सिस्तान ने हराया था। आंसर आपका होगा यहाँ पर सुलेमान सिको। विकल्प आपका बी, यानी शाहजहां के पोते यानी सुलेमान सिको ने हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है पंचमहल किस किले के अंदर स्थित है? पंचमहल की अगर हम बात करेंगे, बहुत बार हमने कराया फतेहपुर सीकरी, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। इलाहाबाद स्तंभ यहाँ पर लिखा हुआ शिलालेखों में से निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का शिलालेख है? तो यहाँ पे आंसर आपका जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, शेर शाह सूरी द्वारा गद्दी से हटाए जाने के बाद निम्नलिखित में से किस सफविद फारसी शासक शाह तहमास्प के दरबार में शरण लिया था? तो आंसर आपका यहाँ पर सही होगा हुमायूं। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए कि सफाविद फारसी शासक शाह तहमास्प के दरबार में शरण लिया था हुमायूं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर सही होगा सी नंबर। यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से कौन से किला अकबर अकबर ने नहीं बनवाया था? तो देखिए अकबर ने कौन सा नहीं बनवाया था, तो अगर हम बात करते हैं ग्वालियर किला। ग्वालियर किला जो आपका है ये आपका बनवाया था राजा मान सिंह तोमर, है ना। राजा आपके कौन है? मान सिंह तोमर, ठीक है ना। मान सिंह तोमर, इसलिए आंसर आपका जो होगा यही वाला नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब है। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? तो ये कहा गया था आपका किस राज्य के शासक, किस राज्य के शासक यानी अवध। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद 1757 तक उत्तर प्रदेश 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था? तो किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद 1757 में, ये आपका था, आंसर जाएगा औरंगजेब। विकल्प आपका बी बिल्कुल सही है। 96 का आपका यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के किन दो उत्तरी क्षेत्रों पर पठान सरकार नजीब खान का शासन था? तो यहाँ पर देखिए पठान सरकार नजीब खान का बात हो रही है, तो यहाँ पर मेरठ और बरेली होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, फैजाबाद के साथ अवध के नवाब ने उत्तर प्रदेश के किस अन्य क्षेत्र पर शासन किया था? फैजाबाद के साथ अवध के नवाब ने उत्तर प्रदेश के किस अन्य क्षेत्र पर शासन किया था? आंसर आपका होगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी इस समय है। विकल्प आपका भी होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर किसका शासन था? देखिए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन जिनका था उनका नाम क्या था? मराठों। मराठों बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, 1803 में किसने मराठों को हराकर अलीगढ़, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो ये किसने हराया था? तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है 1803 में किसने मराठों को हराकर अलीगढ़, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो ये आपके थे जनरल केक। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 400 का यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
तो चलिए यहीं तक प्रश्न थे आपके, 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर